गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक सभी फर्स्ट ईयर के छात्रों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम चौथी इकाई का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एयर मासेस या वायु राशियाँ। ये क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसा इसका वर्गीकरण किया जाता है और विश्व के अंदर इनका वितरण किस प्रकार से, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के तहत पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वायु राशि या वायु संहति वास्तव में वायुमंडल का एक समरूपी व विस्तृत खंड होता है, जिसकी आर्द्रता, तापमान, वायु दाब आदि भौतिक दशाएं समान होती हैं। पैटरसन के शब्दों में वायु राशि वायु का एक वृहद भाग है जो अपने भौतिक गुणों, विशेषता, तापमान और आर्द्रता में क्षैतिज रूप में लगभग एक समान रहता है। फिंच एवं त्रिवार्था के शब्दों में वायु राशि वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है जिसकी ताप एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती हैं। वॉन रिपर के शब्दों में वायु का वह विशाल पुंज जिसमें क्षैतिज तल पर भौतिक लक्षणों की प्राय सर्वत्र समरूपता पाई जाए उसे वायु राशि कहते हैं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार वायु की एक विस्तृत समांग राशि जो एक बड़े भूभाग पर छाई रहती है और ताप, आर्द्रता आदि के लक्षणों से युक्त वाताग्रों से परिबद्ध रहती है को वायु राशि या वायु संहति कहते हैं। सारांश रूप में कह सकते हैं कि क्षैतिज रूप से तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता रखने वाले वायुमंडल के विस्तृत भाग को वायु राशि कहते हैं। वायु राशि की विशेषताएं। सामान्यतः वायु राशि में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, एक वायु राशि की उत्पत्ति भूतल के विशिष्ट भाग में लंबे समय तक स्थिर रहने से होती है। कहने का मतलब है कि अगर भूतल के ऊपर वायु राशि काफी समय तक जो है स्थिर रहती है, हवा वहां पर स्थिर रहती है और सघन होकर वो वहां की जो धरातल की सारी विशेषताएं उनको ग्रहण कर लेती है तो वायु राशि बन जाती है। दूसरा, वायु राशि का विस्तार क्षैतिज तल पर हजारों वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। अपने उद्गम स्थल के जलवायु संबंधी गुण ग्रहण करने के पश्चात वायु राशियां बाहरी क्षेत्रों की ओर फैलने लगती हैं या गतिशील होती हैं। वायु राशि में तापमान एवं आर्द्रता का विस्तार क्षैतिज पट्टियों में होता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनके लक्षणों में परिवर्तन आ सकता है। वायु राशियां जिन क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती हैं वहां के तापमान, आर्द्रता एवं मौसम की दशा पर विशेष व तत्काल प्रभाव डालती हैं। वायु राशियां जैसे जैसे अपने उद्गम स्थल से दूर जाती हैं वैसे वैसे मार्ग के प्रदेशों से स्वयं भी प्रभावित होती रहती हैं। उनमें तापीय और गतिजन्य परिवर्तन आते हैं। निरंतर संशोधन होने पर वायु राशि कालांतर में अपने अधिकांश गुण खो देती है। वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र। भूतल के जिस भाग पर वायु राशि की उत्पत्ति होती है उसे वायु राशि का उत्पत्ति या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। वायु राशि के समुचित विकास के लिए विशेष वायुमंडलीय व भूतल संबंधी दशाएं या सागरीय सतह की दशाएं आवश्यक होती हैं। लंबे समय तक वायु शांत या स्थिर रहकर विशिष्ट भूतल या सागर तल के
विशेष गुण ग्रहण करने की क्षमता रखती हों। दूसरा, उस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं समान होनी चाहिए। तीसरा, ऐसा भूतल लहरदार संरचना का या समतल प्राय होना चाहिए। सागर तल पर भी तूफान या ऊंची लहरों का प्रभाव न्यूनतम रहे। चौथा, सामान्यतः एक प्रकार के मौसम में ही गर्म अथवा ठंडा वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र में विकसित विशिष्ट गुणों को ग्रहण कर पाती है। अतः मौसम परिवर्तन काल एवं दो विविध प्रकार की व गतिशील वायु के मिलने के क्षेत्र में वायु राशियां विकसित नहीं हो पाती। पांचवा, सामान्यतः विश्व के जिन भागों में उच्च वायुदाब के क्षेत्र अथवा प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं, वहीं पर वायु राशियों के विकास के लिए आदर्श दशाएं भी पाई जाती हैं। भूतल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यह भूतल के शांत खंडों में से है। यहाँ पर वर्ष पर्यंत ऊंचे ताप एवं आर्द्रता तथा क्षैतिज हवाओं के अभाव के कारण उष्ण या विषुवत रेखीय सामुद्रिक वायु राशि का अधिक विकास होता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसमें महाद्वीपीय, अर्धशुष्क व शुष्क एवं उष्ण प्रदेश सम्मिलित हैं। सर्दियों में इसका क्षेत्र सिकुड़कर उत्तरी अफ्रीका तक ही रह जाता है, अन्यथा इसमें अधिकांश एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य का मिसिसिपी घाटी क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ की वायु राशि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय कहलाती हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय उच्च भार के स्थायी क्षेत्र कर्क व मकर रेखा के निकट के सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब के कारण शांत या अश्व अक्षांश क्षेत्र पाए जाते हैं। अतः यहाँ से उष्ण व आर्द्र सागरीय वायु राशि विकसित होती है। यह प्रति चक्रवातीय क्षेत्र है। ये अश्व अक्षांश की जो हमने बात की, ये हम अपने पूर्व के व्याख्यान वायुदाब पेटियां या पवनों के अंदर पढ़ चुके हैं। चौथा है मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र। विशेषतः दक्षिणी एशिया तथा पूर्वी चीन एवं निकटवर्ती सागर पर ऐसी वायु राशियां मौसम के अनुसार विकसित होती हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ सागरीय वायु राशियों का एक एवं शीतकाल में महाद्वीपीय वायु राशियों का विशेष प्रभाव बना रहता है। पांचवा, उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों के क्षेत्र। एशिया और उत्तरी अमेरिका के उपध्रुवीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्र शीतकाल में विशेष ठंडे एवं बर्फीले हो जाते हैं। तब यहाँ प्रति चक्रवातीय एवं उच्च वायुदाब की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसी समय यहाँ से ठंडी व शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि ध्रुवीय प्रदेशों की विकसित होती है। इसी भांति अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी कुछ ऐसा ही विकास होता है। इन्हें ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। छठा, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में बर्फीली और ठंडी वायु राशि का ही विकास होता है, किंतु इनमें नमी रहने से इनका प्रभाव अधिक गत्यात्मक या परिवर्तनशील रहता है। यह शीतकाल में अधिक प्रभावशाली रहती हैं। इस प्रकार ठंडी वायु राशियां ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों से उष्ण वायु राशियां अर्ध उष्ण, मानसूनी अथवा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से, महाद्वीपीय वायु राशियां विशेष शांतप्राय
एवं समतलप्राय अंत महाद्वीपीय प्रदेशों से एवं महासागरीय वायु राशियां विशेष शांत सागरीय क्षेत्रों उष्ण व शीतोष्ण पर विकसित होती रहती हैं। वायु राशियों का वर्गीकरण। वायु राशियों का वर्गीकरण उनके उत्पत्ति क्षेत्र तथा उनके गमन मार्ग में ताप व आर्द्रता के परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला, भौगोलिक या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत वायु राशियों के उद्गम स्रोत का प्रमुख आधार माना जाता है। इस आधार पर वायु राशियों के निम्न प्रकार हो सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, इसे अंग्रेजी के टी अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं। इन वायु राशियों की उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय भागों में होती है, इसलिए टी शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। टी का मतलब ट्रॉपिकल। भूमध्य रेखीय वायु राशियों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर इन्हें भी दो वर्गों में रखते हैं। महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय, तो महाद्वीप का जो कॉन्टिनेंट है उसका सी और इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है सी टी। दूसरा है महासागरीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, तो महासागरों का मैरीटाइम जुड़ जाता है इसमें, तो एम के साथ ये टी जुड़ जाता है तो एम टी बन जाता है। दूसरा है ध्रुवीय वायु राशि, इसे पी अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं क्योंकि ध्रुव के लिए इंग्लिश में पोल्स बोलते हैं और पोल्स की वजह से इसका पी अक्षर लिया गया है। इसका आविर्भाव ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। आर्कटिक वायु राशियों को भी इसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर इन्हें भी दो वर्गों में रखते हैं। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि पे सी जुड़ जाता है कॉन्टिनेंट का, तो सीपी बन जाता है, और सागरीय ध्रुवीय राशि के आगे मैरीटाइम समुद्र का एम जुड़ जाता है तो वो एमपी बन जाता है। दूसरा है ऊष्मागतिक वर्गीकरण। मार्ग में होने वाले ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक परिवर्तनों के आधार पर वायु राशियों के निम्न प्रकार होते हैं। ठंडी वायु राशि, इसकी उत्पत्ति उपध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। इसका तापमान कम होता है, विशिष्ट आर्द्रता बहुत कम होती है तथा स्थिरता बढ़ती जाती है। उत्पत्ति क्षेत्र से आगे बढ़ने पर यह जहां पहुंचती है वहां का तापमान गिरा देती है। नीचे से गर्म होने के कारण संवहन तरंगे उठने लगती हैं। गर्म सागर के ऊपर होने पर वर्षा करती है, किंतु गर्म महाद्वीप के ऊपर होने पर मौसम साफ रहता है। ठंडी वायु राशि को भी दो वर्गों में रख सकते हैं, महाद्वीपीय तथा सागरीय। यहाँ ठंडे के लिए जो शब्द इस्तेमाल करें इंग्लिश में, क्योंकि ठंडा होता है कूल, तो कूल स्टार्ट तो इंग्लिश में सी से होता है, स्पेलिंग उसकी COOL होती है, लेकिन क्योंकि सी हमने कॉन्टिनेंट्स के लिए या महाद्वीप के लिए ले लिया तो इसमें जो ध्वनि हमारे को सुनाई दे रही है वो क, तो के इस्तेमाल करा जाता है ठंडी के लिए। गर्म वायु राशि, इनके उत्पत्ति क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध होते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों में इनकी विशेषता गर्म तथा अस्थिर होता है। उत्पत्ति क्षेत्र से आगे बढ़ने पर इनके निचले भाग में आर्द्रता बढ़ती जाती है तथा नीचे से शीतल होने पर संघनन शीघ्र होने लगता है। गर्म वायु राशि को भी दो वर्गों में रख सकते हैं, महाद्वीपीय तथा महासागरीय। उपयुक्त विवरणों के आधार पर यदि सैद्धांतिक वर्गीकरण किया जाए तो वायु राशियों को 16 भागों में बांटा जा सकता है। मैं यहाँ बताना भूल गया कि गर्म वायु राशि के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो, क्योंकि इंग्लिश में गर्म का होता है वार्म, और वार्म स्टार्ट होता है W से, तो छोटा W इसके लिए काम में लिया जाता है। ये जो 16 वायु राशियों का बात मैं कर रहा था, अब इस चित्र के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है वायु राशियों का सैद्धांतिक वर्गीकरण। एक तरफ टी वाली राशि जो उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जिसको हम कहेंगे, और दूसरी तरफ पी या ध्रुवीय वाली वायु राशि जिसको हम पोलर बोलते हैं, वो दो वर्गों में बट गई है। उसमें भी पुनः ये दोनों
दो दो वर्गों में बंटती है, एक महाद्वीपीय और एक सागरीय। तो टी वाली सीटी और एमटी, ऐसे ही दूसरी तरफ में सीपी और एमपी। फिर गर्म और ठंडी के आधार पर इनमें फिर वर्गीकरण होता है। उष्ण या गर्म महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जो होती है उसमें सीटी तो पहले ही था, उसमें क्योंकि ये गर्म है इसलिए डब्ल्यू जुड़ जाता है, और ठंडी वाली या शीतल के लिए सीटी के जुड़ जाता है। ऐसे ही सागरी वाली में एम टी पहले ही था, उसमें गर्म है तो उसमें डब्ल्यू जुड़ जाता है, एम टी डब्ल्यू। और शीतल है, ठंडी है, तो उसमें एम टी के। इसी प्रकार से जो ध्रुवीय राशि है उसमें पहले महाद्वीपीय और महासागरीय के अंदर सीपी और एमपी तो पहले ही जुड़ा हुआ है। गर्म होती है तो सीपीडब्ल्यू हो जाती है, ठंडी होती है तो सीपीके हो जाती है। इसी प्रकार से सागर वाली गर्म होती है तो एमपीडब्ल्यू और ठंडी होती है तो एमपीके। ये पुनः स्थिरता और अस्थिरता के आधार पर दो में हो जाती है। जो स्थिर राशि होती है उसके लिए हम छोटा एस इस्तेमाल करते हैं, और अस्थिर होती है उसके लिए, क्योंकि अस्थिर का इंग्लिश होती है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल का यू इस्तेमाल करते हैं। तो आगे इसका वर्गीकरण हो गया CTWU, मतलब उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म अस्थिर वायु राशि। और दूसरी हो जाएगी CTWS, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म स्थिर वायु राशि। ऐसे ही CTKU, उष्णकटिबंधीय शीतल उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय शीतल और अस्थिर वायु राशि। ऐसे ही CTKS, जो कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय शीतल स्थिर वायु राशि। इसी प्रकार से सभी जो वर्गीकरण इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय के 8 बन रहे हैं, इसी प्रकार से ध्रुवीय के भी 8 बन रहे हैं। मैं इनके नाम एक बार पढ़ देता हूं आपके। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म व अस्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म व स्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय शीतल व अस्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय शीतल व स्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय सागरीय गर्म व अस्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय सागरीय गर्म व स्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय सागरीय शीतल व अस्थिर वायु राशि, उष्णकटिबंधीय सागरीय शीतल व स्थिर वायु राशि। दूसरी तरफ ध्रुवीय महाद्वीपीय हल्की गर्म स्थिर वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी स्थिर वायु राशि, ध्रुवीय सागरीय हल्की स्थिर वायु राशि, ध्रुवीय सागरीय हल्की गर्म स्थिर वायु राशि, ध्रुवीय सागरीय हल्की गर्म स्थिर वायु राशि। सॉरी, ऊपर वाला अस्थिर है। फिर ध्रुवीय सागरीय ठंडी अस्थिर वायु राशि और ध्रुवीय सागरीय ठंडी स्थिर वायु राशि। तो इस प्रकार से ये वायु राशियों का 16 प्रकार की वायु राशियों में वर्गीकरण किया जाता है। तो आज हमने वायु राशियों के पहले अध्याय में वायु राशि की परिभाषा, वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र, वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र जो हमने जाना 6 प्रकार से उसके आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं, और फिर वायु राशियों का वर्गीकरण, वायु राशियों के 16 प्रकार से हम किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने आज इस व्याख्यान में जानी। हम अगले जो वायु राशियों का व्याख्यान लेकर आएंगे उसमें वायु राशियों का धरातल के ऊपर या विभिन्न महाद्वीपों के उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।